ओके, तो ये यूपीपीसीएल जेईई का पेपर है और इस दिन हुआ था, देख लेंगे। और यहाँ पे ओनली क्या बात करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस। ओके, ओनली वन लाइनर मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चंस जितने भी होंगे, मान लो यहाँ पे 100 में से मान लो 60 क्वेश्चंस हैं, तो वो 60 तो हम सीखेंगे। तो ये चीज़ है। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन है मूव, MOV, और DPTR हैज़ हमारा डेटा 16। तो इसमें कितनी साइकिल्स हमारी लग रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड वो पूछ रहा है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 2 + 2 4 साइकिल्स हमारी यूज़ होंगी इसमें, ठीक है, मूव DPTR हैज़ डेटा 16 में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ SWR। का कौन सा एप्लीकेशन हमारा नहीं है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो हमारा ट्रांसफार्मर आ गया, ठीक है। बाकी सारे हैं, माइक्रोवेव बेस्ड मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन लाइन में यूज़ होता है, इंस्टॉलेशन एंड ट्यूनिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीनाज में यूज़ होता है। मतलब ये माइक्रोवेव और हमारा EMT का है, ओके। बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारा नहीं होता। ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होके आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। ये अब कोई भी एक डायोड, आपको ये डायोड बना के दिया है, अगर कहीं पे भी डायोड के संग क्या है, मेटल के संग एक जंक्शन है, ठीक है, एक आपको सॉरी सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, तो ये मेटल जहाँ पे भी आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट की डायोड हो जाता है। मेटल के नाम पे हम गोल्ड को भी यूज़ कर लेते हैं और भी मेटल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका शॉर्ट की डायोड का डायग्राम है। अब आता है कि बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ 4, 5, 6। इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो इसको डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, एक ही तरीके से कर सकते हैं कि इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल से बदलना है, डेसिमल 2 अदर में बदलना है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा और 1 कैरी दे देगा। इसी तरीके से 0 दे देगा, इसी तरीके से ये, तो ये आप मैच कर लोगे। सॉरी, ये 0 देगा, है ना, ये पूरी तरह हो जा रहा है, 0 देगा, 0 0। उसके बाद फिर इसको करोगे तो ये आपका ये भी 0 दे देगा। अब यहाँ से ये 1 देना शुरू करेगा, तो देखो 1 0 0 3 0, ये आपका कहाँ आ रहा है, ये केवल इसमें आ रहा है, तो आसान है। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद आता है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द इंटरफेरेंस बिटवीन द नेबरिंग स्टेशंस बी अवॉइडेड। ठीक है, ये स्टेशन है, नेबरिंग स्टेशन है मान लो, तो इनके बीच में वो कह रहा है कि इंटरफेरेंस हमारा जो है वो कौन अवॉइड करता है, ठीक है, इंटरफेरेंस को अवॉइड करता है। तो हमारा असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स, अगर हम अलग अलग स्टेशन को अलग अलग ग्रुप ऑफ चैनल असाइन कर दें तो हमारा इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि चैनल ही सेम नहीं है। यूजिंग ग्राउंडिंग ऑप्शन नहीं है, ट्रांसमीटर विद डिफरेंट पावर लेवल ऑप्शन नहीं, यूजिंग डिफरेंट एंटीना ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस, यहाँ पे बात कर रहा है, चलो आगे देखते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर इज अ, ठीक है, तो डीसी पोटेंशियोमीटर एक किस तरीके का नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ये याद रखेंगे डीसी पोटेंशियोमीटर के बारे में कि एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद आता है कि हमारा सिग्नल मॉड्यूलेशन हैज़ प्रूव्ड टू द एडवांटेजियस इन मोर देन वन वे। ठीक है, मॉड्यूलेशन हमारा काफ़ी तरीकों में एडवांटेजियस है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्सली स्टेटेड। तो क्या चीज़ यहाँ पे गलत बोली गई है, तो कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ जाती है, सही है, रिसेप्शन क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी बात है। एडजस्टमेंट द बैंडविड्थ इज अलाउड, ठीक है, हम बैंडविड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अलग अलग मॉड्यूलेशन स्कीम को चूज़ करके, पर एंटीना का साइज हमारा मॉड्यूलेशन कम करता है ना कि बढ़ाता है ना, तो इस वजह से ये गलत है, एंटीना साइज गेट्स इनलार्ज। वो हमसे वही पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एंटीनाज। अच्छा, ये जो नॉट आता है ना, कि ये याद रखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, वहाँ पे वो पूछ उल्टा रहा होता है, हम गलत कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एंटीना क्या सही नहीं है, तो लोअर फ्रिक्वेंसीज आर रेडिएटेड नियर द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये हमारा सही है कि ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे हमारा लोअर फ्रिक्वेंसीज रेडिएट करी जाती हैं। और हॉर्न एंटीना आर यूज टू फीड पैराबोलिक डिश एंटीना, तो जो पैराबोलिक डिश एंटीना होते हैं तो उनके लिए हॉर्न एंटीना को हम यूज़ करते हैं टू फीड, इनको फीड करने के लिए, ठीक है, ये ठीक है। फोर्थ पे आते हैं हायर फ्रिक्वेंसीज आर रेडिएटेड नियर द फीड पॉइंट। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है फीड पॉइंट, फीड पॉइंट के पास आपका हायर फ्रिक्वेंसीज हम करते हैं, ओके, हायर फ्रिक्वेंसीज, और एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे हम लोअर फ्रिक्वेंसी करते हैं। एंड ऑफ टीएक्स लाइन आपका, ट्रांसमिशन लाइन आपका, लोअर फ्रिक्वेंसीज हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये तो दोनों पॉइंट ठीक है। यहाँ पे यागी उड़ा एंटीना जब हाई बैंडविड्थ एंड लो गेन,
तो यागी उड़ा एंटीना का बैंडविड्थ हाई बोला है, लो गेन बोला है, ये हमारा गलत है। ऐसा बैंडविड्थ उसका हाई नहीं होता और गेन उसका लो नहीं होता। फिर आता है कि थायरिस्टर, ये हमारा क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। थायरिस्टर हमारा किस तरीके का डिवाइस है, तो 2,4 ठीक है, लेयर डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है और 4 जंक्शन का आपका डिवाइस है थायरिस्टर 2,4। उसके बाद आता है कि ये आपको हेक्साडेसिमल से इसमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का आसान तरीका होता है, आप 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0, मतलब अब क्या है, डेसिमल में चेंज करना है हमें। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें ये इसमें ये और इसमें ये। अब इनको इंडिविजुअल उनके जो वैल्यूज़ होती हैं वो लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, ABCDEF, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जहाँ जो वैल्यू है, जैसे ये 15 है तो इसमें 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो +8 हो गया, ये 16 × 15 हो गया, ये 16 ये आपका 256 हो गया, इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये आपका 16 क्यूब हो गया, इसमें B मतलब 11 मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे जो आपको आंसर निकलेगा वो आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये 555 टाइमर की बात कर रहा है। ओके 555 टाइमर से रिलेटेड क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। इसको हम एज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी यूज़ करते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस करके। अब क्या है कि यहाँ पे 2 रजिस्टर होते हैं हमारे और एक कैपेसिटर है। ये हमसे पूछा कि फॉर एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर शोन हियर द फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इज। तो ये जब 2 रजिस्टर ऐसे करते तभी इसको अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत आसान है और पता भी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हमारा 1/0.69, ओके, और इनमें C मल्टीप्लाई हो जाता है, बट RA आपका RA + 2RB। यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा क्या क्या चीज़ अलग है, यहाँ आपका ये 2RB रहेगा, ये याद रखेंगे, और यही 0.69 जाके ऊपर 1.44 बन गया। अभी 1.44 तो बन गया, अब 4 ऑप्शन में 1.44 है, तो हमें इसका चिंता नहीं करनी है कि इसमें क्या गलत है। हमें चिंता ये करनी है C भी मल्टीप्लाई है कि RA और RB के कोफिशिएंट क्या है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, RA है और RB के संग आपका 2 आता है। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे तो जिसको आता है वो तो तुरंत कर देगा, नहीं आता तो फिर इसमें तो कुछ मतलब है ही नहीं सोचने का। उसके बाद ये आता है कि आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट गेट फॉर द गिवन गेट। ये क्या है, ये एंड और ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, इसका ऑल्टरनेट हमें बताना है। ओके, तो नैंड गेट को हम और कैसे बना सकते हैं, नैंड गेट को हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा A.B का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखोगे, इस कॉम्प्लीमेंट को बताओगे, ये हो जाएगा A बार प्लस B बार, बीच का डॉट आपके कॉम्प्लीमेंट हटने से कैसा बन गया, प्लस बन गया। अब यहाँ देख लो कहाँ पे, देखो इसमें ये A बार है इनपुट और B बार क्योंकि बबल लगा दिए हैं, और ये क्या है, ये एंड गेट है, ये एंड गेट इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, A बार प्लस B बार, तो ये हमारा ये इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नहीं देखते आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज पूछ रहा है यहाँ पे इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेट नेम फॉर डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का ऑल्टरनेट नेम क्या नहीं है, तो डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, वो एज आपका ओम मीटर भी होता है, उसमें वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट ओम मीटर भी बोल देते हैं, इसमें एम मीटर भी होता है, ये सारे काम कर लेता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। आपकी करंट भी नाप के बता देगा, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। SWR मीटर इसका ऑल्टरनेट नाम नहीं है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर है हमारा, तो वाइंडिंग जो है ये हमारा ठीक है 15:1 में है, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमसे लोड में कह दिया उसने कि रेजिस्टेंस जोड़ा है 8 ओम, और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस क्या दिखेगा वो हमें बताना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है N1/N2, ये V1/V2 के इक्वल होता है। एंड अगर I की बात करें तो यही N1 N2 आपका I के संग अपोजिट रिलेशन में होता है, I ऊपर होगा, I2 ऊपर होगा, यहाँ N1 ऊपर होगा। ओके, अब यहीं से अगर हम निकालें R का रिलेशन, तो R का रिलेशन कैसे निकलेगा, ये जो V1 V2 है V क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। V क्या होता है IR, यहाँ से मैंने बोला कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
चलो अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा, हमें इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या देगा, देखिए ध्यान से देखना, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, इधर v1 ऊपर है तो इधर v1 और i1 नीचे है तो v1 अपॉन i1 इंटू इधर i2 ऊपर है तो i2 अपॉन v2। अब ये जो 8 ओम का लोड रेजिस्टेंस है ये क्या है, ये v2 अपॉन i2 ही तो है 8 ओम। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में v2 है तो ये 1/8 से आपका ये बना देगा, ठीक है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये हमको निकालना है जिसको मैंने R1 बोला है, और ये N1 क्या है 15 तो उसका स्क्वायर 225 अपॉन 1। अब देखो यहाँ से आप निकालो तो R1 आपका क्या आ जाएगा 225 इंटू 8, ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्व होके कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1.8 किलो ओम। देखो ये आंसर है कि नहीं 1.8 किलो ओम। मतलब ट्रांसफार्मर में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं कि डैश इज कॉमनली यूज टू इंटरफेस आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस का इंटरफेस करने के लिए हम नॉर्मली लैच को यूज़ करते हैं, अकुमुलेटर नहीं, पल्स जनरेटर नहीं, बफर नहीं, ठीक है। लैच किसके लिए बात कर रहे हैं, टू इंटरफेस आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट चलते हैं इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है मैच द कॉलम, तो ये तो ईजी था, ये आपका एंड गेट है, सॉरी ये कर्व करके बनाया है ना, ये आपका एंड गेट है और ये आपका एग्जॉर है, ये और है और ये आपका नॉर है। तो ये A1 का A भी लाइन से थे ABCD, इसमें कुछ था ही नहीं। उसके बाद इधर आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट क्योंकि फिगर दिया चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइलाइटर ले लेते हैं, आ डैश कंजिस्ट ऑफ एन इनर इंडक्टर विद इनर डायमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर आपकी D है, एंड देन अ कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल अराउंड इट, ठीक है। एक तो हमारा इनर डायमीटर है, इनर कंडक्टर है ये पूरा। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द हमने क्या किया, ये इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटर। फिर ये आउटर कंडक्टर है, मतलब ये जो हार्ड वाला वायर है, ये मतलब बोल्ड वाला, ये हमारा वायर है, कंडक्टर है, बीच में पूरा ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ओके। ये दिया है दिस इज सराउंडेड बाय एन आउटर कंडक्टर विच इज अ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद द इनर डायमीटर D। तो इसकी डायमीटर कैपिटल D है, अंदर वाले की स्मॉल d है। दिस वन इज मोस्टली यूज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन, तो इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज अ वेल अंडरस्टूड बाय टेकिंग अ लुक, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ये तो थ्योरी उन्होंने बड़ी बड़ी बना के दे दी। एक तो ये D है, इसके डायमीटर ये D है, ये एक तरीके क्या है वायर है, ये लाइन है, किस तरीके की स्लॉट नहीं, माइक्रो स्ट्रिप नहीं, आपका स्ट्रिप नहीं, ये कोएक्सियल लाइन है, ये हमारा कोएक्सियल लाइन का डायग्राम है, ओके। तो ये डायरेक्ट बस कोएक्सियल का डायग्राम दिखा के पूछा था कि ये है क्या। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन वेव फॉर्म, किस चीज़ की वेव फॉर्म है। तो देखो यहाँ ये गायब हो रहा है, तो ये फुल तो है नहीं, डुअल वेव रेक्टिफायर नहीं है, और हाफ वेव रेक्टिफायर तो है, बट कौन सी है, ये तो बहुत ईजी है, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला आपका आ रहा है। उसके बाद इसमें आते हैं द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ मेटल व्हेन एक्सटर्नल हीट इज अप्लाइड। मतलब अगर एक मेटल है, इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन, क्योंकि यहाँ पे हीट की बात आ गई है। फोटो जहाँ भी लाइट की बात आती है वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है, शॉर्ट की तो है ही नहीं। तो थर्मोआयनिक एमिशन है, क्योंकि हीट अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री हो रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यह कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है, ओके, कि एक इसमें से गलत है, तो बाकी सारे सही होंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव बट माइक्रो कंट्रोलर इज इनएक्सपेंसिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। माइक्रो कंट्रोलर हमारे यूज़ करने में तो हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और कम खर्चीला होता है, ओके, तो ये हमारा सही है। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर यूजेज एन एक्सटर्नल बस टू इंटरफेस रैम एंड रोम एंड अदर पेरिफेरल्स, ऑन द अदर हैंड माइक्रो कंट्रोलर यूजेज एन इंटरनल कंट्रोलिंग बस। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, माइक्रो कंट्रोलर कब बना, चाहे माइक्रो प्रोसेसर पे हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जोड़ दी, फिर उससे जो पूरी कंप्लीट चीज़ बनी वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल बस की ज़रूरत पड़ती है हमें इंटरफेस करने के लिए, बट माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट रहता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन पर्सनल कंप्यूटर्स वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर यूज इन एन एम्बेडेड सिस्टम। तो जहाँ पे हमें एम्बेडेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो कि गलत है, मतलब ऑप्शन ठीक है बट वो पॉइंट गलत है कि माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ ओनली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
वेयर एज माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स अ CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट ऑल इंटीग्रेटेड इनटू वन चिप। तो ये अपोजिट बोल दिया, ये चीज़ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में है, और एक सिंगल CPU किसके अंदर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रोहन ओपन्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर मैनेजमेंट। ओके, ही हैज़ एम्प्लॉयड 11 persons in his showroom. For greater productivity, he divides the work into small tasks, and each employee is trained to perform his or her specialized job. The sales persons are allowed to close a deal with the buyer by giving maximum of 10% discount. तो मतलब वही है कि अगर कोई डील हमारी फिट नहीं बैठी तो आप 2, 3, 5, 10%, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं खरीदने वाले को। ये फ्रीडम उनको दे दी गई एम्प्लॉयज़ को। वेयर इज द डिसीजन, ठीक है, वेयर इज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द रोहन एज द फाइनल अथॉरिटी। उससे ज़्यादा डिसीजन मतलब डिस्काउंट देना तो वो रोहन ही उसका डिसीजन लेगा। इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस 5 of his employees ओके उसके बाद क्या आ रहा है कि ये कह रहा है कि अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस उसके 5 जो एम्प्लॉयज़ थे वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स। अब उनसे कहा गया कि आप ज़्यादा काम करो, ठीक है। इन रिटर्न ही हैड प्रॉमिस टू गिव देम अ स्पेशल इंसेंटिव, जिसमें उन्होंने रिटर्न में कहा कि हम आपको स्पेशल इंसेंटिव देंगे। देयरफॉर आफ्टर 6 months व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल ही अवॉर्डेड अ कैश बोनस टू ईच ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ टू ऑनर द कमिटमेंट। यहाँ तक क्या बात आ रही है, यहाँ तक बात ये आ रही है कि 11 एम्प्लॉयज़ उसने रखे, उनसे कहा कि आप 10% मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर रोहन देगा। और उसमें से 5 लोगों से उसने कहा, क्या कहा, 11 में से 5 अलग 6 अलग, 5 को कहा कि आप एक्स्ट्रा वर्क करो और आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। उन 5 को 6 months लेटर 6 महीने बाद उसने कैश से, ठीक है, ये लिखा है स्पेशल इंसेंटिव, कैश बोनस उसने उनको दिया, ठीक है, कैश बोनस दिया। आगे फिर आता है कि हाइवर व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग हिज एम्प्लॉयज़ ही टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड द हिज मेल एम्प्लॉयज़। और ये भी बताया गया है कि अपने मेल एम्प्लॉयज़ की तरफ ज़्यादा बायस्ड है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग वायलेटेड बाई। तो देखो अभी तक तो सारी चीज़ें थी, सही थी। उसने कहा 5 लोगों को, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी थी कि वही 5 क्यों, ठीक है। व्हेन इट कम टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग ही टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स हिज मेल एम्प्लॉयज़। तो यहीं से साफ साफ दिख रहा है। देखो बाकी सब तो ठीक था, उसने ये 6 लोगों को क्यों छोड़ दिया, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। ये सब तो ठीक है कि जिसने काम किया उसको दिया, फिर उसने कहा है कि मेल एम्प्लॉयज़ की तरफ ज़्यादा है तो फीमेल की तरफ क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क आता है। ये चीज़ आपको क्या बता रही है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन की कमी नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी भी कमी नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क तो उसने किया ही है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और ये आपका, अगर यहाँ से आप सोचो कि 6 लोग को काम, मतलब वो लोग एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं करे, उनको बोनस क्यों नहीं मिलेगा, तो वहाँ एक बार को तब भी डाउट आता है। पर यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बायस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट कर रहा है। तो वही हमसे पूछ रहा था कि कौन सा प्रिंसिपल रोहन के द्वारा वायलेट हो रहा था। उसके बाद आता है कि नॉट ट्रू फॉर अ रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर के लिए क्या चीज़ हमारा सही नहीं है, पहले देख लेते क्या सही है। हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेज 1 डायोड, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर 1 और फुल वेव रेक्टिफायर मल्टीपल डायोड्स, जो कि सेंटर टैप में 2 होते हैं और ब्रिज में आपके 4 होते हैं फुल वेव के अंदर। रेक्टिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डायोड और अ ग्रुप ऑफ डायोड, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग डिपेंड करता है कि हाफ वेव है या फिर फुल वेव है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन AC इनटू DC, ठीक है। रेक्टिफायर यही करता है कि AC को DC में चेंज करता है। ये सारे पॉइंट सही थे। गलत क्या था हमारा कि द वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर टेक्स एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट डायोड्स अलाउ करंट फ्लो इन मल्टीपल डायरेक्शन। तो यहाँ तो बिल्कुल ही हमारा जो प्रिंसिपल है डायोड का वो वायलेट हो रहा है कि डायोड कभी भी 2 डायरेक्शन में आपका करंट को कंडक्ट नहीं करा सकते, वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं डायोड, ओके, यूनिलेटरल होते हैं। हमारा रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर ऐसा एलिमेंट है कि ये रजिस्टर मान लो तो आप इधर से करंट भेजो, इधर से भी भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनेक्शन आप कैसे भी कर सकते हो, पर डायोड का कनेक्शन यही है, वो P साइड से ही फ्लो कराएगा, वो N साइड से कभी भी करंट को फ्लो नहीं कराएगा उसी सेम वोल्टेज पे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि वही कि बोथ ANRR2 और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहला है कि ऑल दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स विदाउट फिल्टर्स आर थ्योरेटिकली पॉसिबल। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, विदाउट फिल्टर की बात कर रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, बट इन रियलिटी वी यूज हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ फिल्टर, बट हम रियलिटी में हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ फिल्टर ही यूज़ करते हैं, वो ये भी कह रहा है,
ठीक है, तो ये सही तो हो सकता है, बट ऐसा क्यों है अभी उस पर क्वेश्चन है। एस डीसी इक्विपमेंट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट वेव फॉर्म, डीसी इक्विपमेंट को कांस्टेंट वेव फॉर्म चाहिए। वी नीड टू स्मूथ आउट दिस पल्सेटिंग वेव फॉर्म, मतलब जो रेक्टिफायर से हमें वो मिलता है आउटपुट, वो पल्सेटिंग होता है। वो पल्सेटिंग डीसी होती है, उसको हमें स्मूथ बनाना है, तो वो कौन बनाएगा, वो हमारा फिल्टर बनाएगा। तो देखो यहाँ पे वही बात है कि विदाउट फिल्टर हम थ्योरेटिकली तो सही लगता है, बट इसको यूज़ नहीं करते इसी वजह से कि हमें पल्सेटिंग वेवफॉर्म को क्या बनाना है, स्मूथ बनाना है रियल वर्ल्ड यूज़ के लिए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि हम रेक्टिफायर को विद फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है रेडियो चैनल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेस टू स्टेशन टू मोबाइल, ठीक है, बेस स्टेशन से मोबाइल पे भेजने के लिए इसको क्या कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड चैनल है। मतलब एक्चुअली में हमारा फॉरवर्ड चैनल कैसा होना चाहिए, हम आगे ही तो भेजेंगे तो ही तो वो फॉरवर्ड चैनल कहलाएगा। तो बेस स्टेशन से मोबाइल पे या फिर यूज़र के पास हम भेज रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड चैनल है। जब यूज़र वापस बेस स्टेशन पे भेजेगा तो वो रिवर्स चैनल होगा, तो ये केवल सीधा सा फॉरवर्ड चैनल हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है कि 8051 जो है हमारा कैन एक्सेस अप टू कितनी उसकी प्रोग्राम मेमोरी होती है। ओके, और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी कितनी होती है ये हमें बताना है। ओके, इसकी प्रोग्राम मेमोरी की बात करें, हमारा 64 KB हो गई 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और आपका एक्सटर्नल डेटा मेमोरी भी 64 KB ही होती है। यहाँ पे दोनों 64 KB में होती हैं 8051 की। उसके बाद इधर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये ओपैम है, इसमें आपको V0 निकालना है। ओके, V0 और R1 की वैल्यू दी है, और RF की वैल्यू दी है, और VI की वैल्यू दी है। ओके, तो V0 आपका माइनस ऑफ VI इंटू आपका RF अपॉन R1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल ओपैम है और हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही VI दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे दे रहे होते पॉजिटिव वाले पे तो हमारा ये फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, तो ये उसी पे दे रहे हैं, तो फिर इसी में फॉर्मूले में हम लगा देंगे, तो हमारा V0 क्या हो जाएगा, VI मतलब -2 वोल्ट और आपका 500 अपॉन 100 किलो ओम, किलो से किलो कट गया, ये आपका सीधे से -10 वोल्ट आ गया। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको छोटा सा प्रोग्राम दिया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का। तो इंक्लूड इंट मेन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन हमारा बॉडी के अंदर लाइन स्पेसिंग, ये आपका काम नहीं करता, मतलब ये ऐसे ही कमेंट देने के लिए हो गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर प्रिंट हेलो देयर, प्रिंट आपको कराना है हेलो देयर, नेक्स्ट लाइन में थैंक यू, और फिर रिटर्न 0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये भी ठीक है, प्रिंट एफ हेलो देयर और थैंक यू भी है, फिर रिटर्न 0, ये तो प्रोग्राम को एंड करने के लिए है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आउटपुट में क्या आएगा, आप दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है, हेलो देयर और ये स्लैश मतलब नेक्स्ट लाइन, तो हेलो देयर और नेक्स्ट लाइन में थैंक यू। बट ऑप्शन में क्या है कि इंडिविजुअल दे रखे हैं, तो सबसे लास्ट वाला आपका आउटपुट होगा, आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है, थैंक यू यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर मॉसफेट। तो पावर मॉसफेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमारा 1 है, 3 है और 4 है। क्या क्या है, फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है, ओके, लो बैंडविड्थ नहीं, हाई बैंडविड्थ होती है, सिंपल बाइसिंग होती है, और हमारा ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिपेयर होता है पावर मॉसफेट की। अगर बात करें ये सारे के सारे सही हैं। गलत क्या है, लो बैंडविड्थ नहीं, हाई बैंडविड्थ होगी, और हमारा हाई गेट ड्राइव पावर नहीं होगी, ये लो होगी। तो यहाँ पे फास्ट स्विचिंग स्पीड होती है पावर मॉसफेट की, एक चीज़, दूसरा सिंपल बाइसिंग हो गया, और तीसरा आपका ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिपेयर हो गया। उसके बाद आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 39 आता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डैश इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब एक तरीके का रजिस्टर होता है जो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर इज थर्मिस्टर, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए थर्म आ गया, तो थर्मिस्टर हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब होता है कि आपका टी ऑन टाइम कितनी देर के लिए आपने ड्यूटी करी अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम आपका टोटल था। तो यहाँ पे इसने 0 से 1 ये आपका एक टाइम पीरियड के लिए इसने टी ऑन था, ड्यूटी करी, ठीक है, ये करी, और एक जो पूरा टाइम पीरियड है वो खुद ही उसने शो करके दिया है कि वो 10 तक है। तो ये कितना है, 1/1 + 10,
सॉरी 10+1 नहीं होगा, 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी में आपका ऑफ और ऑन टाइम आ गया। अगर मैं ऑफ और ऑन को अलग लिखूँ तो 9+1 होगा, 9 के लिए ऑफ है और 1 के लिए ऑन है, तो 1/10 आपका 10% आ गया, तो डायरेक्ट आपका ड्यूटी साइकिल निकल आई यहाँ। तो उसके बाद आते हैं 42 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। तो एनालॉग टाइप का, डिजिटल दोनों टाइप का मल्टीमीटर जो उसके लिए क्या सही नहीं है। तो डिजिटल मीटर जो बोल रहा है कि डिजिटल मीटर सर बल्कि एंड कॉस्टली, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि तो बिल्कुल नहीं होते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते। इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन सिग्नल कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसकी मदद से आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन सिग्नल लेवल्स ये आपका हम देख सकते हैं। अ सडन चेंज इन सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड बाय एनालॉग मल्टीमीटर मोर स्विफ्टली देन अ डिजिटल मल्टीमीटर। मतलब अगर सडन चेंज है तो हमारा एनालॉग मल्टीमीटर वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। ओके, और ऑल मेजरमेंट्स आर पॉसिबल यूजिंग 1 मीटर ओनली। और सारे के सारे, क्योंकि मल्टीमीटर बोला गया है इसको, तो सारे के सारे मेजरमेंट एक ही मीटर से हम कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मीटर जो बोला गया बल्कि और कॉस्टली, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सी से रिलेटेड कुछ है। तो ये आपका ऐसे करेंगे तो आपका ये अलार्म के लिए होता है, ये आपका बैकलैश के लिए होता है। न्यू लाइन आपका ये हो गया, और आपका बैक स्पेस, ये बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, ये बैक स्पेस हो गया, ये आपका न्यू लाइन हो गया, तो ये मैच कर देंगे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर आपका लो है, ठीक है, तो हमारा क्या रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है। तो वेरिएशन इन पावर लोडिंग अगर आप करोगे तो पावर फैक्टर आपका पुअर होगा। हाई वोल्टेज होगा तो भी पावर फैक्टर आपका पुअर होगा, और हार्मोनिक करंट्स अगर होंगी तो भी पावर फैक्टर पे इफेक्ट डालेंगे। तो कैपेसिटर इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये आपका पावर फैक्टर पर असर नहीं डालता। तो ये सारे के सारे आपके पावर, बाकी सारे के सारे पावर फैक्टर को लो कर देंगे। अब ये कुछ अलग अलग कमांड दे दी हैं, उनको मिलाने के लिए बोला। तो पहला जैसे गेट सी एच है, तो ये इंतजार करता है दिस कमांड वेट्स फॉर एनी कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, रिटर्न 0 वाला तो हमारा यही हो गया। रिटर्न 0 यहाँ क्या है, तो जो फंक्शन हमारा रिटर्न को 0 करेगा, मतलब 0 को रिटर्न करेगा, तो वो हमारा रिटर्न 0 हो गया। उसके बाद आता है कि दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है एंड को, और ये जो चीज़ है हमारा इंट मेन, ये किसको इंडिकेट करता है, दिस इज द मेन फंक्शन फ्रॉम द वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम बिगिंस। तो इंट मेन से हमारा एग्जीक्यूशन होता है, ये एंड होता है, रिटर्न 0 को रिटर्न करेगा, गेट सी एच इंतजार करेगा कि कोई कैरेक्टर आप डालो। उसके बाद ये क्या आया कि आइडेंटिफाई द सॉटूथ पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो सॉटूथ आपका कुछ ट्रायंगुलर टाइप का होता है, तो आपका ये होगा। और एक्यूमुलेटर का उसको छोड़ते हैं। इन दिस मोड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ट्रांसवर्स है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट। तो ट्रांसवर्स है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर चलता है, बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स। तो अगर हमारा मैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होगा तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव बोलेंगे, और अगर TEM मोड होगा तो हमारे ये हाइब्रिड मोड हो गया। तो जो हमारा ट्रांसवर्स होता है उसी के नाम में दे देते हैं उसी को। यहाँ पे आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। नॉइज इज मोर इफेक्ट ऑन हायर फ्रिक्वेंसी। तो हमारी जितनी फ्रिक्वेंसी हायर होती है उस पर नॉइज का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो मोर इफेक्ट ऑन लोअर फ्रिक्वेंसी गलत। नॉइज इन AM इंक्रीजेज एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। तो AM में आपका फ्रिक्वेंसी की बात ही नहीं आ रही, तो ये गलत है। नॉइज इन PM इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फॉर द एंटायर ऑडियो रेंज। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो नॉइज़ का इफेक्ट नॉर्मली देखा जाए तो हाई फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा होता है हमारा। उसके बाद आता है कि डैश इन इलेक्ट्रिक केटल कैन टर्न इटसेल्फ ऑन एंड ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट ट्रबलिंग यू इवन व्हेन यू आर अवे। इलेक्ट्रिक केटल में ऐसा क्या होता है जो खुद को ऑन भी कर देता है और ऑफ भी कर देता है। इट इज़ जस्ट कॉस्ट सेविंग, इट इज़ नॉट जस्ट कॉस्ट सेविंग बट इज ऑल्सो समथिंग दैट वुड हेल्प यू, ठीक है, डू योर बिट टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब इलेक्ट्रिक केटल में एक चीज़ ऐसी होती है जो खुद को ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर लेती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपका बिल भी बचाता है और एनर्जी कंजर्वेशन भी करता है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। प्रोग्रामेबल तो सभी में वर्ड है, पर प्रोग्रामेबल रेडियो, स्पीकर और वॉच का क्या काम है इलेक्ट्रिक केटल के अंदर, तो प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट। अब ये वो दे दी है एक
और यहाँ पे हमसे पूछा है कि कैरी और एक्यूमुलेटर और ये सब में क्या क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है रिपीट हो के। ये क्या है कि एक क्यूब है हमारा, और क्यूब के हमारे अलग अलग बहुत सारे फेस ब्रांचेज हैं। हर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया उनने, मान लो ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ओके, रेजिस्टेंस जोड़ दिया हर उसमें। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता है दो टर्मिनल के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे कैसे कैसे पूछता है, एक वो पूछ लेगा आपसे इसके और इसी के साइड में जो साइड है इसके रिगार्डिंग, इसको ए मानेगा और इसको बी मानेगा। एक ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, एक जैसे ये इसके रिगार्डिंग पूछ लेगा और एक इसी वाले सेम फेज में आपका अपोजिट जो एंड है उसके रिगार्डिंग। एक ये हो गया। और एक तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें वो किसके रिगार्डिंग पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि अपोजिटली डायगोनल, मतलब अगर एक ए ये है, ठीक, इसको डबल डैश ले लो, इसको डैश डैश ले लो, तो इसका अपोजिट डायगोनल होगा ये पीछे, ये बी डैश बी डबल डैश होगा। अब आप देखो इन तीन के रिगार्डिंग आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी डायगोनल मतलब क्यूब में पूछ सकता है। क्यूब में हर एक ब्रांच जो है एज, या तो एज बोलो, एज पे एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कुछ भी है आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्मॉल आर दी है तो स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, कुछ भी है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होंगी यहाँ पे। उसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ओके, तो देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप ये देखो कि सबसे पास वाला कौन सा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, किसके थ्रू। देखो सबसे पास ये जो एक सिंगल एज पे ही होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करो, तीन अलग अलग वैल्यूज लिखो। कैसे लिखो, तीनों का डिनोमिनेटर 12 लिखो। ओके, तीनों का डिनोमिनेटर 12, और जो अलग अलग होता है ना कि 3/4 और 5 क्या बोलेंगे 12, तो ये सब छोड़ दो। ओके, 5/6 ये सब छोड़ दो। मैं जिस हिसाब से बोलता हूँ उस हिसाब से तैयार करो, और उससे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है जो सबसे करीब वाला है, जैसे ये वाला, मतलब अगर मैं ए बी के रिगार्डिंग लिखूँ तो सबसे आप छोटी वैल्यू लिखो 7, तो ये आपको रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट देगा 7/12। नेक्स्ट आप क्या करो, इसके जो और थोड़ा दूर कौन सा है, जो सेम हमने जो फेज में अलग अलग ये लिए हैं, मतलब ये वाला ए डैश और बी डैश। तो अगर आप ए डैश और बी डैश के रिगार्डिंग लिखोगे तो और बड़ी वैल्यू पे आओ 9/12। और अगर आप ए डबल डैश और बी डबल डैश पे आओगे, मतलब आपका क्यूब जो है एक बिल्कुल ये है और एक पीछे के फेज पे है, इतना दूर, जब दूरी बढ़ गई ये आपकी और बड़ी वैल्यू हो जाती है, ये आपकी हो गई 10/12। ये तरीका है याद करने का। अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो सबसे करीब वाले टर्मिनल्स के बीच में, इनको मैं टर्मिनल बोल देता हूँ, तो आपका वो सबसे छोटी वैल्यू आएगी 7/12। फिर आप एक सेम फेज पे अपोजिट डायगोनल पे निकालोगे तो थोड़ी सी दूरी बढ़ी एक्स्ट्रा, तो 9/12। और अगर उसी क्यूब के अपोजिट डायगोनल्स पे, एक बाहर वाले फेज पे है एक पीछे वाले फेज पे निकालोगे तो 10/12। अभी देखो यही पूछ रहा है कि डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स की बात कर रहा है, तो ये हमारा 10/12 आर आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके 5/6 आर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के तीन वैल्यू है, 7/12, 9/12 और 10/12। आपको वो देखना है सबसे करीब 7/12, फिर 9/12 और दूर हमारा 10/12। उनको फिर जो जैसे कट रहा हो, जैसे ये 5/6 बन गया, ये 3/4 बन गया, तो जो कट रहा हो वो आप काट के उसको शॉर्ट कर लो। ये आपको डायग्राम देके पूछ लिया, तो ये आपका क्रिस्टल का डायग्राम है, ये आपका कार्बन का डायग्राम है बी वाला, ये आपका इलेक्ट्रेट का डायग्राम है। ओके, ये जैसे इसमें लिखा है ये पीजो क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का हो गया और ये कार्बन का हो गया, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं कि -39 को 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको, मतलब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो पहले को तो आपको 1 लिखना है और इसको आखिरी तक 1 ही लिखना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वैसे करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसको आखिरी तक 1 लिखना है। अब जो बचा हुआ 39 है पहले इसको लिखो, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो 39 आपका कैसे कैसे होगा आप ये देख लो, आप ये इस तरीके से लिख लो। एक तो क्या होता है, आप ऐसे डिवाइड कर लो 39 को तो आपको मिल जाएगा। एक आप इस तरीके से लिख लो, तो ये मैं क्या लिखूँ 16, 8, ओके 4, 2, 1, ये अलग अलग है 32। अब आप किन किन को जोड़ोगे तो आपको 39 मिलता है, आप ये चेक कर लो शॉर्ट में।
ओके, तो 16 8 आपका क्या हो गया 24 4 28। तो इससे तो कभी भी इतने से जोड़ के कभी 39 नहीं बन सकता, तो आपको इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो आपने, मैं इसको हटाऊँ पहले, आपने इसको लिखा तो 1 हो गया। अब 32 में क्या जोड़ने के लिए बचा है आपका 7 जोड़ना है आपको। तो 7 आप कैसे जोड़ोगे, आप इसको इसको और इसको जोड़ दो, तो ये आपका ये हो गया, है ना, ये हो गया ये आपका 39 ऐसे आ गया 1 0 0 1 1 1। अब ये आपका पूरा नंबर है। अब मैंने क्या कहा, जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निकालने के लिए आप इधर से चलना शुरू करो, जब तक आपको 1 नहीं मिलता तब तक चलो। ये पहला 1 मिल गया, इसको एज इट इज कॉपी कर दो, बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो। ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है। तो 0 0 1 1 0, और टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे कभी भी तो भी मतलब इसको नहीं चेंज करना। साइन बिट पहले भी नेगेटिव के लिए 1 है और बाद में भी आप 1 ही कर दो। अब देखो मैच कर लो, ये आपका क्या वैल्यू दे रहा है। हाँ देखो ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं मैच कर रही है उसका भी रीज़न है, वो भी मैच करानी है। ये कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट है, यहीं गलती हो गई। जब आपने ये किया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो भी आना है, क्योंकि हमें 8 बिट की बात करी जा रही है। ओके, तो जब यहाँ पे आप जीरो लगा दोगे, उसका करोगे कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 बना देगा। अब मैच करो, देखो 1 1 0 और 1 1 0 और 0 1, देखो 1 1 0 1 1 0 0 1, देखो बिल्कुल मैच हो गया। तो ये तरीका है इस तरीके से करने का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या किया है हमने, लूप लगा दिया कि मेन के अंदर इंट एक इंटीजर डिफाइन किया i, उसको वैल्यू 8 दे दी। और जब उन्होंने कहा कि जब तक i 8 है, अब उसको तुमने 8 ही वैल्यू दे दी, और तुमने लूप में क्या लिख दिया कि जब तक वाइल i, जब तक i 8 होगा तब तक आप इस लूप को चलाते रहो और i की वैल्यू को इंक्रीज करते रहो। ओके, तो i 8 है और फिर i की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये जो गेटिंग आउट है ये हमारा इन्फिनाइट टाइम्स ये लूप चलता रहेगा। तो इन्फिनाइट टाइम आपका प्रिंट होगा ये गेटिंग आउट। उसके बाद आता है कि जीएसएम के अंदर द इंटरफेस विच कनेक्ट बीटीएस टू बीएससी। तो बीटीएस को बीएससी से कौन जोड़ता है, तो हमारा एबिस जोड़ता है। तो जीएसएम के अंदर हमारा एबिस एक चीज़ है जो बीटीएस को बीएससी से जोड़ती है। उसके बाद आते हैं कि वैन 8085 एक्सिक्यूट्स द IN इंस्ट्रक्शन, ठीक है, IN इंस्ट्रक्शन इन द थर्ड मशीन साइकिल इट प्लेसेस द डैश on the low order bus and the dash as well as asserts the dash। तो वो पूछ रहा है कि जब आपने ये इंस्ट्रक्शन दबाई, ओके, ये इंस्ट्रक्शन आपने फीड करी, तो वो किस चीज़ को, ठीक है, इन द थर्ड मशीन साइकिल, थर्ड मशीन साइकिल है, तो इट प्लेसेस द किस चीज़ को, तो वो इनपुट पोर्ट एड्रेस को उठा के पहले तो लो ऑर्डर बस पे भी उसने रखा एंड हाई ऑर्डर बस पे भी रखेगा। तो ये जो कंटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये नहीं, इनपुट पोर्ट एड्रेस की बात हो रही है। अगर आपने IN की बात करी तो इसको उठा के आपका वो लो पे भी रख रहा है एंड हाई ऑर्डर बस पे भी रख रहा है। ओके, उसके बाद एज वेल एज अजर्ट्स द, और अजर्ट क्या और अजर्ट करेगा, अजर्ट्स द RD बार, ठीक है, रीड बार, इसको भी अजर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे इनपुट पोर्ट एड्रेस को उठा के लो और हाई पे रखेगा और RD बार को भी दबा देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ये किस तरीके का आपका रेक्टिफायर है। ओके, अब रेक्टिफायर हम जब बनाते हैं कैसा बनाते हैं, फुल वेव, तो हम ट्रांसफार्मर को ले लेते हैं और हाफ वेव के लिए हम डायरेक्ट उसको ऐसे शो कर देते हैं। तो ये जो ये AC सप्लाई है ये असल में यही ट्रांसफार्मर ही है इस तरीके का, बट ये 1:1 का है। सो ये हमें बताने, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डायोड लगा है इस वजह से ये कैसा हमारा है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, क्योंकि सिंगल डायोड, नंबर ऑफ डायोड देख के आप बताएंगे कैसा रेक्टिफायर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बताने कि ये किस तरीके का है। देखो हमेशा N से सॉरी P से N की तरफ आपका एरो दिखाता है, हमेशा याद रखेंगे। जैसे ये BJT दिए हैं दो अलग अलग, हमेशा P से N की तरफ आपका एरो शो करता है। देखो पहले वाले में एरो बेस से एमीटर की तरफ शो कर रहा है, बेस से एमीटर। तो इसका क्या मतलब बना कि आपका बेस N है, एमीटर N, सॉरी बेस P है, एमीटर N है और आपका कलेक्टर भी N है। तो ये आपका पहला तो NPN ट्रांजिस्टर हो गया। दूसरे में क्या है कि ये आपका एमीटर ऊपर है, एमीटर से बेस की तरफ आपका है एरो, मतलब आपका बेस ये P है, एमीटर से है, ये N हो गया और फिर आपका कलेक्टर भी आपका P हो गया। तो ये कैसे हो गया, PNP। तो ये PNP आ गया। तो इस वजह से ये हमने ये एरो देख के बताया जाता है, और एरो हमेशा P to N चलता है, ये याद रखेंगे। ओके, एरो हमेशा P to N चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये छोटा सा प्रोग्राम फिर से दिया है कि इंट
इंट यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन किया इक्वल टू 1 स्विच 1, मतलब इसको स्विच केस 1 आपका है कि गुड बाय 1, केस 2 है प्रिंट अप गुड बाय 2। तो हमारा किस में होगा, तो यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर डिफाइन किया है तो ये स्विच में हम 1 को डालेंगे, तो फिर हम केस 1 को ही लेंगे। ये स्विच केस जो आपका सी प्रोग्रामिंग में होता है वो हमने यहाँ पे लगाया है, तो क्योंकि 1 वैल्यू डाली है तो हम 1 वाला ही लेंगे, तो इस वजह से ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। केस 2 हमारा बिल्कुल गलत, उसको लेंगे ही नहीं। तो गुड बाय नहीं, यहाँ पे क्या है, ओके स्विच केस है। स्विच केस का वर्किंग कैसे चलता है कि आप उसमें एक चीज़ पहले डिफाइन करके दोगे, वहाँ से फिर वो स्विच करेगा, 2 पे जाएगा, फिर से स्विच करेगा, फिर से स्विच करेगा, इस तरीके से काम करता है केसेस के बीच में। स्विच केस इस तरीके से स्विच करता है केसेस के बीच में। तो 1 देखने का एक्चुअल मतलब ये है कि आपने पहले स्विच केस को मतलब बताया कि आप शुरू कहाँ से करो, तो वो केस 1 से शुरू करेगा, उसके बाद फिर से वो स्विच करेगा जब तक आपका लूप एंड नहीं होता है ना। और ये जो स्लैश एन दिया इसका मतलब कि आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो अलग लाइन में आएगा, तो ये इस वजह से गलत है, क्योंकि ये है तो सही बट एक ही लाइन में है, बट आपका स्लैश एन देने की वजह से अलग लाइन में आना चाहिए। तो आपका ये गुड बाय 1 और नेक्स्ट लाइन में गुड बाय 2, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक होगा, वो देगा तो दोनों को ही। और ये 1 का क्या मतलब है कि आपने डिफाइन किया सी एच को, जो कैरेक्टर वैल्यू है, सी एच ले सकते हो, ए ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो वो 1 से शुरू करना है आपको, ये मतलब है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एक हमारी रैंडम वैल्यू डम्प वैल्यू पड़ी होती है, टेम्परेरी वैल्यू, तो उसको हटाने के लिए हम डिफाइन कर देते हैं। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट करंट डिवाइडर, तो करंट डिवाइडर के लिए क्या ट्रू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है कि करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द पैरेलल सर्किट इज डिफरेंट, तो ठीक है, पैरेलल सर्किट में तो हर ब्रांच में करंट आपकी डिफरेंट ही जाती है, सही बात है। फिर आता है कि आप पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट शेयर द सेम एंड नोड इज कॉल्ड करंट डिवाइडर, तो एक पैरेलल सर्किट में जहाँ पे एक सेम एंड नोड होता है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ करंट आ रही है, अब ये सेम एंड नोड है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, ये करंट डिवाइडर टर्मिनल होगा, ये भी ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, करंट डिवाइडर की बात हो रही है, मतलब करंट तो हमारी कहाँ डिवाइड होगी, पैरेलल में ही होगी, सीरीज की तो बात कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरेलल में हमेशा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम होता है। तो आप करके देख लो, चाहो तो, डाउट हो तो। मान लो आपने वैल्यू ली 6 और आपने वैल्यू ली 3, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, तो पहले 6 और 6 को पैरेलल करोगे तो आपको क्या देगा, वो 3 देगा, ठीक है। अगर सेम चीज़ को पैरेलल करते हैं तो आपका इस तरीके से आपका 3 दे रहा है, आधा दे देता है, हाफ कर देता है। अब हम 3 और 3 को पैरेलल करेंगे तो वो कितना देगा, 1.5। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल सारे रेजिस्टेंस से आपका कम है, तो ये भी ठीक है। अब ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि वोल्टेज अक्रॉस ऑल पाथ्स कनेक्टेड पाथ्स ऑफ द पैरेलल सर्किट इज डिफरेंट, वोल्टेज कभी भी डिफरेंट पैरेलल में नहीं हो सकता है। ओके, तो ये आपका गलत है, हमें वही पूछा था कि गलत कौन सा है। उसके बाद फिर से ये आया कि आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, आउटपुट वाले क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। उसके बाद आता है कि इन एन ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, तो ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वी आउट कैसे निकालेंगे, पहले भी निकाल चुके हैं, वी आई इंटू आर एफ अपॉन आर वन। वी आई है हमारा ये 2 वोल्ट और आर एफ है 22 और ये है 10, तो ये क्या बना देगा, -2 इंटू 2.2, ये क्या बना देगा, -4.4 वोल्ट। और ये किलो ओम से किलो ओम ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये आपका ये आ गया आंसर। फिर बात करते हैं इसका डुअल एक्सप्रेशन निकालना है। बी डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, प्लस सी और इंटू ए। देखो डुअल एक्सप्रेशन और कॉम्प्लीमेंट में बहुत छोटा सा अंतर होता है। डुअल में क्या करना है, आपको प्लस को माइनस बना देना है, मतलब सॉरी एंड बना देना है, और आपको 0 को 1 बना देना है, मतलब इन दोनों में इंटरचेंज करना है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। पर अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं या फिर जब मतलब इसके ऊपर अगर मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे ये दोनों चीज़ तो करते ही, प्लस आपका ए को आप ए बार से रिप्लेस करते हैं और बी को बी बार से, तो ये यहाँ पे डुअल में नहीं होता है। तो बी बार है तो वो बी बार ही रहेगा, बट अब ये जो प्लस है ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और ये जो डॉट है ये बन जाएगा आपका प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार सी। देखो ये कहाँ पे, ये ऑप्शन बी में है। तो डुअल में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। अब ये आपका किस तरीके का सर्किट है ये हमें बताना है। डिजिटल सर्किट है, मिक्स सर्किट है, एनालॉग सर्किट है, पैरेलल, ठीक है। तो मिक्स्ड तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा कि मिक्स है, डिजिटल है नहीं, तो ये क्या है, एक तरीके का कोई भी सर्किट है, ये आपका एनालॉग सर्किट है कुल मिला के। ये बात बस बतानी है हमें कि एनालॉग सर्किट है।
उसके बाद 70 पे आते हैं कि यहाँ पे आपका EZ भी जीरो नहीं है और आपका HZ भी जीरो नहीं है। तो ये किस तरीके की वेव हो गई, ये आपका TEM आपका ये हाइब्रिड वेव हो गई। ओके, TM मोड जो होता है, तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक भी नहीं है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर मैग्नेटिक होगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, वो ट्रांसफर से नहीं होना चाहिए। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों आपके ये नॉन जीरो हैं। ओके, इसलिए हाइब्रिड वेव हो गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन इम्पैक्ट का है। फिर आता है कि फॉर अ साइक्लो कन्वर्टर, क्या हम यूज कर रहे हैं, साइक्लो कन्वर्टर, when the displacement angle of the load is 0 डिग्री, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा डी आपका 0 डिग्री है। ईच कन्वर्टर कैरीज अ लोड करंट व्हेन इट ऑपरेट्स इन, तो हर एक कन्वर्टर लोड करंट को कैरी करेगा जब वो रेक्टिफाइंग रीजन में ऑपरेट कर रहा हो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ऑपरेट इन रेक्टिफाइंग रीजन ओनली। ओके, तो रेक्टिफाइंग रीजन की बात हो रही है जब साइक्लो कन्वर्टर की हमने बात करी है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमसे Z11 पूछा है, इसको देख लेते हैं। Z11 का मतलब है Z पैरामीटर और 11 का मतलब है आपका V1 और अपॉन I1, और जब आप I2 को जीरो कर देंगे, ये Z11 की डेफिनेशन होती है। आप I2 को जीरो कर दोगे तो फिर आपका ये पूरा गया, ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया, इसका कोई काम नहीं है इसका। अब आपकी करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होकर ऐसे वापस आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप Z11 निकालना चाहते हो तो मान लो कुछ भी वोल्टेज है, ओके, और वोल्टेज है और करंट कितनी है आपका जो भी है, तो आपको वो नहीं पता, आपको मतलब ये Z इनपुट की वैल्यू लिखनी है। तो आप यहाँ से जब इधर जाओगे इस लूप में तो आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, 5 + 10 J10 ओम मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। तो यही आपका आंसर सही हो गया। और अगर वो कहता है कि आप Z उसकी निकालो, ठीक है, Z22 निकालो आप वैल्यू, मतलब Z आउटपुट वैल्यू निकालो इधर से, तो आप क्या करते, 5 + J15 कर देते, तो फिर ये ठीक हो जाता। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ग्राफ आइडेंटिफाई करना है हमें। तो ठीक है, अब इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इन डॉट्स को मिलाओ। देखो ये ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से जाके फिर आपको ऐसे एक्सपोनेंशियली ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप डॉट्स को मिला पाओगे। तो ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ग्राफ हो गया। अब देखो यहाँ पे डॉट्स ये लगातार यहाँ है, तो ये आपका एक कांस्टेंट लाइन हो गई, और ये तो आपका साइनसोइडल है, ये तो दिख ही रहा है। तो आपका एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ग्राफ केवल ये वाला होगा। उसके बाद आता है कि ठीक है, ये तो अलग तरीके का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ये अलग है कि डैश इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्टिव इंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप्ड इन जापान इन विच पीपल सिंग अलॉन्ग टू रिकॉर्डेड म्यूजिक यूजिंग अ माइक्रोफोन। तो कैरियोके सभी ने सुना होगा, कैरियोके में हम उसी के संग गाते हैं। ओके, रिकॉर्डेड म्यूजिक होता है बट हम गाना गाते हैं, म्यूजिक चलता है, तो कैरियोके हमारा हो गया। उसके बाद आता है ये आपका डायोड को आइडियल एज्यूम करना है, आउटपुट वेवफॉर्म हमें बतानी है। तो ये हमारा एक तरीके का क्या है, क्लैम्पर है, और ये क्योंकि इसका एरो देख के हम बता सकते हैं ये नेगेटिव क्लैम्पर है, मतलब ये नीचे की तरफ को आपको ढकेल देगा वेवफॉर्म को और वहाँ पे उसको टांग देगा। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं है, मतलब ये जो आर है ना, अगर वो ये ना भी बोलता, मतलब वो इसके थ्रू ये कहना चाह रहा है कि RL लोड के थ्रू वो वोल्टेज ले रहा है। तो ये जो वेवफॉर्म VI है वो इसके थ्रू आपको मिल रही है, तो इस रेजिस्टेंस को तो देखो मत, इसको हटा दो। तो ये आपका क्लैम्पर है, सी के संग डायोड अगर लगाए तो क्लैम्पर है, बट कोई रेफरेंस वोल्टेज नहीं है, तो ये आपका 0 से क्लैम्प कर देगा, ठीक है, 0 से क्लैम्प कर देगा, पूरा नीचे कर देगा इसको शिफ्ट करके, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव क्लैम्पर है, ये पॉजिटिव क्लैम्पर विद रेफरेंस है, ये नेगेटिव क्लैम्पर विद रेफरेंस है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये नेगेटिव क्लैम्पर है बिना किसी रेफरेंस वैल्यू के। फिर आता है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, डायरेक्टेड सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये KVL की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉर एनी क्लोज लूप इज 0, सब सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम क्लोज लूप के लिए 0 होता है। उसके बाद ये हमें बताना है किस तरीके का हमारा टैंक सर्किट ये दिया है, किस तरीके का ऑसिलेटर है। देखो हमारे LC ऑसिलेटर 2 होते हैं, एक तो हार्टले LC ऑसिलेटर होता है, एक कॉलपिट हमारा LC ऑसिलेटर होता है। ओके, और ये हमारा RC ऑसिलेटर होता है, वीन ब्रिज। अब इसमें LC ऑसिलेटर में 2 खासियत होती हैं, जो हमारा हार्टले ऑसिलेटर होता है उसमें 2 इंडक्टेंस होते हैं, और जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है उसका नाम ही C से शुरू होता है, उसमें 2 कैपेसिटेंस होते हैं, वो दोनों पैरेलल में होंगे।
और इंडक्टेंस हमारे सीरीज में जाएंगे क्योंकि ये हमारे ऐड हो रहे हैं। ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे भी C1 सीरीज में होगा C2 के, बट सीरीज कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो आप उसको क्या करते हो, एज आ पैरेलल वाले फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हो, है ना, इस तरीके से। वो तो बात की बात है। तो इसको देख के आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके का ऑसिलेटर है, आपका हार्टले ऑसिलेटर है। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अच्छा, ऑसिलेटर का मतलब समझिए, ऑसिलेटर में जो टैंक सर्किट होता है वहाँ से आपका ऑसिलेशन होता है, फ्रिक्वेंसी यहाँ से जनरेट होती है। तो इस पूरी डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है, टैंक सर्किट पे आप फोकस करो। उसके बाद आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रेशर से आपका पीजो इलेक्ट्रिक जैसा होता है ना, कि ये एक प्लेट है, आप इस पर जब प्रेशर लगाओगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो प्रेशर से कर सकते हैं, लाइट से कर सकते हैं, हीट से कर सकते हैं, साउंड से कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सिडबी। तो ये तो थोड़ा अलग तरीके का, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा कि एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू SSIDC एंड NSIC, इनको सिडबी ठीक है एक्सटेंडिंग फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन दोनों को। फिर आता है कि नॉट एन एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो कौन कौन से हैं। फुल वेव रेक्टिफायर है हायर रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी, ठीक है, हायर रेक्टिफाइंग एफिशिएंसी होती है, सही बात है। दिस मींस दे कन्वर्ट AC टू DC मोर एफिशिएंटली, तो तभी हम यूज करते हैं फुल वेव को हाफ वेव की जगह। फिर आता है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हैज लोअर रिपल्स, और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल वैल्यू भी हमारी कम होती है, ये भी ठीक है। फिर आता है कि दे हैव लो पावर लॉस बिकॉज ऑफ नो वोल्टेज सिग्नल इज वेस्टेड इन द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे बिल्कुल वोल्टेज सिग्नल हमारा लॉस भी नहीं होता, जैसे कि ये हमारा इनपुट है, ओके। अब इसी के सामने अगर हम हाफ वेव को बना रहे हैं तो सबको ही पता है कि भाई हाफ वेव में आप केवल एक ही उसको भेजोगे, तो ये आपका क्या हुआ, लॉस हो गया ये। और फुल वेव में क्या होगा, आपको सबको इन्वर्ट कर देगा, तो इसमें लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका गलत है कि द सेंटर टैप रेक्टिफायर इज मोर एक्सपेंसिव देन अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड टेंड्स टू ऑक्यूपाई अ लॉट स्पेस। तो ऐसा नहीं होता है सॉरी, ऐसा होता है, बट ये क्या है, एक तरीके का एडवांटेज नहीं है, ये है तो करेक्ट पर ये डिसएडवांटेज है। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर थोड़े छोटे होते हैं, उसमें एक ही डायोड लगता है, तो वो उसकी कॉस्ट भी कम होती है और स्पेस भी कम लेता है। सेंटर टैप और बेज हमारे स्पेस ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद आते हैं आगे, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, नेम द पार्ट ए मिसिंग। ये पार्ट ए क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये वूफर है, ये ट्विटर है, ओके। तो बीच में हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एम्पलीफायर होना चाहिए। देखो कंडक्टर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं, ट्रांजिस्टर से ही एम्पलीफायर बनाते हैं, ट्विटर उसने ऑलरेडी दे दिया, तो ये हमारा एम्पलीफायर की कमी है। बीच में जो सिग्नल हमारा डाउन हो रहा है उसको एम्पलीफाई करके फिर हमें आखिरी मोमेंट पे भेजना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड VAB, इसको आगे देखते हैं। ये तो न्यूमेरिकल हो गया, और आगे ये क्या है कि गिवन सिंबल, ये किसका सिंबल है, तो हमें दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, वेरिएबल रजिस्टर दिख रहा है। तो वेरिएबल रजिस्टर हमारा क्या होगा, रियोस्टेट होगा, ओके। वेरिएबल रजिस्टर ही हमारा रियोस्टेट होता है। ये कैपेसिटर है नहीं, इंडक्टर है नहीं, डायोड है नहीं, ये तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बट कभी भी अगर ऑप्शन में और अलग अलग चीज़ें दी हो तो मैं समझना पड़ेगा ना किस चीज़ का सिंबल है, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। उसके आगे यहाँ पे हमें मैच द कॉलम्स करना है कि कौन सी चीज़ हमारा क्या है। देखो ये तो आपका BJT है ही, और ये आपका गेट ड्रेन सोर्स, ये आपका क्या है, यही आपका ऊपर JFET है। तो आपका 2 का B और आपका 3 का A, ओके, 2 का B और 3 का A। अब ये इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो अब ये हो सकता है। अब आपको बताना है कि आपका 1 का क्या है 1 का D है और आपका 4 का C है। तो ये जो ये आपका है, ये सबस्ट्रेट अगर इसमें लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इंसुलेटेड गेट है, ठीक है, इसका गेट इंसुलेटेड है, इसका नाम ही होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGFET। और आपका बचा क्या, ये जो ये है, ये आपका वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ग्रिड, प्लेट और कैथोड है, ये आपका वैक्यूम ट्यूब है जो कि पहले आया था, बाद में ट्रांजिस्टर आया, ये वैक्यूम ट्यूब है आपका, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर आता है कि डैश इज द रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस इकोनॉमी सेक्टर्स। तो पेट्रोलियम रिलेटेड कंजर्वेशन की कौन बात करता है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उसका नाम ही वही है, ओके। अब यहाँ पे
थोड़ा सा आपका डिफरेंस है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी अथॉरिटी नहीं, पेट्रोकेमिकल कंजर्वेशन नहीं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन और रिसर्च है, रिसोर्स नहीं है। तो ये जो रिसोर्स वाला है ये गलत है, ये रिसर्च वाला आपका ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ईएमएफ निकालना है बैटरी का। ओके, अब देखो ईएमएफ निकालने के लिए आपको करंट पता होनी चाहिए जो इसी से निकल रही है, मतलब जो सीरीज में है, और आपको टोटल रेजिस्टेंस। देखो करंट निकालने के लिए उन्होंने क्या दे दिया कि 8 ओम रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप है 20 वोल्ट। ये अब 20 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप का मतलब कि इसमें करंट हम निकाल सकते हैं। तो 20/8 ये करंट आ गई, मतलब 2.5 एम्पियर करंट आ गई। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो इक्विवेलेंट, तो आप डायरेक्ट वोल्टेज निकाल सकते हो। देखो इक्विवेलेंट के लिए क्या है, ये तो एक एमीटर लगाया, इसको छोड़ दो, ये दोनों आपके हैं सीरीज में, तो ये क्या हो गया 28, इसके संग 11 है पैरेलल में, तो 28 × 11/28 + 11 39। फिर उसके संग ये 8 और 11 आपके हैं सीरीज में, तो ये +19। ओके, और इसी ये टोटल रेजिस्टेंस निकला, इसी में अगर हम करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वोल्टेज निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, अभी वोल्टेज दे रहा है। अब देखो इसको, पहले मैं इसको हटाऊँ, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत मतलब क्या है कि ज़रूरी है समझना यहाँ पे स्मार्टली कैसे सॉल्व करें। ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन में मैच करना, और यहाँ पे कुछ इरेगुलर सी आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अजम्पशन करेंगे। देखो जैसे ये 26 और 39 है, 28 और 39, अगर आप इसको 26 मान लो तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 2/3 दे देगा, है ना, 2/3। तो ये आपको 2/3 दे रहा है, तो हम इसको क्या मान लें कि लगभग ये 2 से थोड़ा ज़्यादा ये है, तो ये 2/3 में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग ऐसा ही इसको मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया 2 × तो ये इसमें के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 आपका 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2/3 क्या दे देगा 0.67। तो ये 11 × लगभग आपका 0.7 मान लो लगभग, उसमें आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, और उसमें फिर 2.5 को, तो ये आपको कितना दे देगा 7.7 करीब। ओके, और ये आपका इसमें 19 ऐड होकर क्या दे देगा, ये क्या है रफली सॉल्व कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 28 को 26 मान के, ये आपको कितना दे देगा, ये इसको 20 मान लो, इसको 27 दे दिया, और 27 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना देगा 27 दूनी आपका 54, और इसमें इसका आधा मतलब इसमें 12.5 और ऐड कर दो करीब, ये 13.5। ओके, तो ये आपका कितना दे देगा 67 दे देगा लगभग, 67 में देखो लगभग ये वैल्यू मैच आ गई। तो ऐसा रफली आप सॉल्व करेंगे, अगर पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि चारों जो वैल्यूज है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, 43, 67, 52, तो एक वैल्यू आपका फिट बैठ ही जाएगी सही। उसके बाद बात करते हैं पीएलसी की, कि पीएलसी इज अ कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट वेयर रिलायबली अंडर हार्श इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम पीएलसी को बनाते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग हार्श कंडीशन में भी हमारा काम हो सके, तो पीएलसी हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। ओके, कंप्यूटर नहीं, प्रोफेशनल नहीं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, डायरेक्ट उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा था बस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि सिलेक्ट द लेटर्स फ्रॉम ऑप्शन दैट विल फॉर्म द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एलएसआई। तो एलएसआई हमारा कौन बनाएगा, तो हमारा ए डी और एफ, ए डी और एफ, मतलब जैसे VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वहीं पे LSI है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये सही बनाएंगे हमारे। उसके बाद आता है कि विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स द गार्ड बैंड। गार्ड बैंड क्या होता है, जब आप सिग्नल को भेजते हैं तो इससे ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के चैनल भेजे, इसके बीच में आप थोड़ा सा ये गैप रखते हैं, इसी को गार्ड बैंड कहते हैं। ओके, अगर ये नहीं रखेंगे तो क्या होगा आपका ये ओवरलैप कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ओवरलैप कर रहा है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ISI हो जाएगा, तो गैप रखने की चीज़ को गार्ड बैंड कहते हैं। द स्मॉल अनयूज बैंडविड्थ, क्योंकि इसमें कोई यूज़ तो हो नहीं रहा इसलिए अनयूज्ड है, बिटवीन द फ्रिक्वेंसी चैनल्स टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, तो यही इसकी डेफिनेशन है गार्ड बैंड की। उसके बाद क्या आता है कि ठीक है, आखिरी पॉइंट इसका देखो कि दीज आर प्लेनार ट्रांसमिशन लाइन यूज एट अ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज से बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं टू 100 गीगाहर्ट्ज, मतलब उल्टा बोल सकते हैं 100 गीगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज तक इनको यूज़ करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी हमारी लाइन्स है, तो ये स्ट्रिप लाइन है। ओके, एक स्ट्रिप के अंदर भी आपका माइक्रो स्ट्रिप होता है तो नहीं, पैरेलल स्ट्रिप नहीं, स्लॉट नहीं, स्ट्रिप लाइन आपका इस फ्रिक्वेंसी पे यूज़ होता है। तो अगर ये फ्रिक्वेंसीज की बात आती है तो फिर आप स्ट्रिप लाइन को चूज़ कर सकते हैं।
फिर आता है कि द मैक्सिमम एंगल टू द एक्सिस एट विच लाइट में एंटर द फाइबर इन ऑर्डर टू बी प्रोपोगेटेड, मतलब ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है तो मैक्सिमम एंगल कितना हमारा ये एंटर करे उस, ठीक है, मैक्सिमम एंगल ये एंगल है कि उस एंगल पे भी हमारा प्रोपोगेशन ये थीटा है, थीटा ए, तो हमारा प्रोपोगेशन हो जाए, ठीक है। वरना क्या होगा अगर आपने इससे भी ज़्यादा पे करा दिया, ओके, तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हमारा मैक्सिमम एंगल मान लो वो कह रहा है कि 92 डिग्री है एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब अभी तो नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, वही वो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। 92 डिग्री है, मतलब कि अगर 92 तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा आपने 93 पे करा दिया तो फिर ये बाहर निकल जाएगी, ओके, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। तो जो मैक्सिमम एंगल है कि जहाँ तक आपका प्रोपोगेशन हो सकता है उस मैक्सिमम एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। सी के क्वेश्चंस काफ़ी दिया है। उसके बाद आता है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएलसी इज बेस्ड ऑन द साइक्लिक स्कैनिंग मेथड नोन एज ए स्कैन साइकिल, ठीक है। पीएलसी का वर्किंग प्रिंसिपल स्कैन साइकिल पे हमारा ये डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, तो इसके सीक्वेंस हमें बताने हैं, तो CBAD, मतलब पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्ट साइकिलिंग टाइम मॉनिटरिंग, उसके बाद आप रीड करोगे डेटा को, फिर आप किस पे आओगे, एग्जीक्यूशन पे आओगे, और फिर आप राइट पे आओगे। देखो स्टार्ट और आपका रीड, फिर आपका एग्जीक्यूट और फिर आपका राइट। पहले तो आप रीड करोगे तभी उस चीज़ को राइट करोगे। ये स्कैन साइकिल आपकी ये होती है इस तरीके से। फिर आता है कि टू ऑब्टेन अ कॉलपिट ऑसिलेटर। देखो कॉलपिट का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपका LC टाइप का ऑसिलेटर होता है, एक ये होता है, एक हार्टले होता है, और हार्टले में दो हमारे इंडक्टर होते हैं, एक कैपेसिटर होता है, यहाँ पे दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर होता है। देखो आप चेक कर लो इसमें क्या क्या आपको बताना है, देखो इसमें, और फिर आपको ये भी देखना है कि कौन सा कहाँ पे लग रहा है। तो ये जो आपके होंगे मेरे हिसाब से ये दोनों आपके कैपेसिटर होने चाहिए आइडेंटिकल के हिसाब से, ये आपका इंडक्टर होगा। तो अगर आप पहले वाले में देखो है तो यहाँ पे भी दो कैपेसिटर, बट वो X2 और X3 को बता रहा है इसलिए गलत हो गया। देखो इसमें दो इंडक्टर हो गए इसलिए गलत हो गया, इसमें एक इंडक्टर है दो कैपेसिटर है, बट X1 हमारा कैपेसिटर तो दिया, X3 हमारा कैपेसिटर दिया, जबकि X3 यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ये इंडक्टर होना चाहिए। ओके, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। और X1 और X2 आपके कैपेसिटर होने चाहिए, ये दोनों कैपेसिटर होने चाहिए और ये इंडक्टर होना चाहिए। इसी तरीके से वो हार्टले भी पूछ सकता है।